हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है प्यारे भाइयों, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना। मतलब एक गणितीय व्याख्या यहाँ पर करेंगे। स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। मान लीजिए आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस पर द्विध्रुव है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी लगती है प्यारे भाइयों, उसकी गणना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, महत्वपूर्ण वीडियो है और ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना। प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। वैसे तो फिजिक्स में आप पढ़ते आ रहे होंगे 9th से कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा लगती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लेकिन प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की। मतलब द्विध्रुव निकाय किसी विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ है, उसके स्थित विशेष के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसे हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पर प्यारे भाइयों एक डायग्राम आपको दिख रहा है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर आपको दिख रहा है। मान के चलते हैं ये ए है और ये बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो इसके स्थित विशेष के कारण, मतलब स्थित होने पर उसमें कितनी ऊर्जा लग रही है। अब इस ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे, तो कितना उस पर किया गया कार्य वही उसकी ऊर्जा कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये द्विध्रुव है, ये थोड़ा बहुत अपने स्थिति से विचलित होता है। मान लीजिए मानक स्थिति है 90 डिग्री पर, मानक स्थिति पर रखा हुआ है और उसे वर्तमान स्थिति में मान लीजिए थोड़ा सा थीटा कोण घुमा रहे हैं और उसे वर्तमान स्थिति तक ला रहे हैं, तब उसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है उसे उसकी क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों। स्थितिज ऊर्जा क्या है कि दो परिभाषाएं इससे आप लिख सकते हैं। कैसे कैसे, एक परिभाषा ये कि किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब उसके विशेष स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे भाइयों, स्थितिज ऊर्जा। और दूसरी परिभाषा ये है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो एक स्थितिज ऊर्जा है प्यारे भाइयों, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने पे कार्य के आधार पर ही हम गणना करेंगे। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। दूसरी परिभाषा आप लिखेंगे कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल प्यारे भाइयों, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या कि डायग्राम है आपके पास, मानक स्थिति मान के चलते हैं 90 डिग्री, हमारे पास एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसको हम थीटा कोण घुमा दिए, मतलब वर्तमान स्थिति तक में लाने में इसमें जो भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो इन डायग्रामों को आपको बना लेना है यदि बनाना है तो। बाकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती, यानी पेपर में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगा। थोड़ा सा माना कैसे लिखना है प्यारे भाइयों, कि माना विद्युत क्षेत्र ई आपके पास यहाँ पर है कि द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव, यानी पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में मान के चलते हैं, हमें 90 डिग्री नहीं पता तो थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमें तो पता नहीं है ना, वो तो हम मान के चलते हैं। मानक स्थिति को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, वर्तमान स्थिति को हम 0 डिग्री भी मान सकते हैं, थीटा कोण भी मान सकते हैं। तो पहले तो हम यही मान के चलेंगे कि कोई भी आपके पास द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तब इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण लगता है वो प्यारे भाई, वो कौन सा होता है, तो टाउ इक्वल, इसका आप लोगों ने फार्मूला निकाल चुका है इसके पिछले वीडियो में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। पी ई साइन थीटा, ये चीजें हो गई क्लियर। ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है प्यारे भाइयों। तो यहां पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो इतना लिखना है आपको, माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण घुमाते हुए रखा गया है, तब या थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, थीटा कोण पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, थीटा कोण पर या बनाते हुए तो अच्छा रहेगा, बनाते हुए लिख लें, बनाते हुए रखा गया है, तब उस पर बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा प्यारे भाइयों, बलयुग्म आघूर्ण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा, टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा।
ठीक है, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला प्यारे भाइयों, ये कई आपके पास व्यंजक में लग रहा है। इसके पहले हमने कार की गणना की थी, वहां पर भी ये लगा था, है ना, और स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पर भी ये लगेगा। तो ये आपके पास हो गया प्यारे भाइयों, क्या, टाउ इक्वल पीई साइन थीटा बलयुग्म आघूर्ण। हमने क्या कहा प्यारे भाइयों कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ये आपके पास एक द्विध्रुव रखा हुआ है, इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल जैसे आपके पास ए बी, तो एक बल इस दिशा पे और एक बल इस दिशा पे। तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। जैसे आपके पास ये द्विध्रुव है तो दो बल लगेगा, तो ये समांतर लाने का प्रयास करेगा। मतलब ये द्विध्रुव पर दो बल जो कार्य करते हैं वो विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो कार्य की जब गणना करते हैं, जैसे अभी ये यहाँ पर स्थित है, मान लीजिए θ1, और कुछ देर बाद यानी घुमाने का प्रयास करेगा तो कोण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट हो गया तो कुछ ना कुछ कोण में परिवर्तन यानी θ2 परिवर्तन हो जाता है। तो θ1 से θ2 तक पहले हम निकालेंगे, उसमें लिमिट होता है। लिमिट में क्या होता है प्यारे भाइयों, जैसे हमें कार की गणना करनी, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है तो लिमिट लगा देते हैं। या जैसे पहले अल्प क्षेत्र के लिए निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अल्प बहुत कम यदि घुमाएं तो थोड़ा सा dθ मान के चलेंगे। पहले अल्प कार के लिए निकालते हैं, फिर पूरे कार के लिए समाकलन कर देते हैं। इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया था, मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल आपको पता है, यदि बड़े से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना तो समाकलन कर देना है। उसी प्रकार से ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसको अल्प घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके बाद उसका समाकलन करेंगे, चाहे हम जितना लिमिट लगा दें प्यारे भाइयों उतने का वो कार्य निकल जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर पहले हम अल्प कोण के नहीं निकालेंगे कि अल्प कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसके बाद मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक अर्थात θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। मैंने जो कहा कि हम मान के चलते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण dθ घुमाया जाए, यदि यहां पर लिख लें, यदि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण कितना घुमाया जाए, dθ घुमाया जाए तो किया गया कार्य। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता भैया, अल्प कार्य होगा तो अल्प कार्य dw होगा। बल तो बलयुग्म आघूर्ण कितना लग रहा है, टाउ, और विस्थापन कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन यानी टाउ इंटू dθ। यानी आप यदि यहां पर टाउ का मान रख देंगे तो आपके पास dw कितना आ जाएगा, dw इक्वल टाउ का मान हो जाएगा pe साइन थीटा dθ। इसको आप समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये अल्प कोण के लिए। अब यदि हम मान लें कि विद्युत क्षेत्र को θ1 से θ2 तक कोण घुमाया जाए, तो यहां पर आप यदि कर दें कि वैद्युत द्विध्रुव को कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। प्यारे भाइयों, हमने आपको समझाया कि जब भी एक छोटे से क्षेत्र से बड़े से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो या बड़े से क्षेत्र के लिए कोई चीज ज्ञात करना हो, हम क्या लगाते हैं, समाकलन। तो हम दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे, समाकलन। तो समाकलन dw हो जाएगा इक्वल समाकलन pe साइन थीटा dθ। कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। dw का समाकलन तो w ही होगा, और ये जो pe है वो बाहर हो जाएगा, समाकलन θ1 से θ2 तक साइन थीटा dθ। इतना हो गया क्लियर। अब हम यदि आपसे पूछें कि साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो w इक्वल कितना हो जाएगा, pe यहाँ पे कर देंगे माइनस कॉस थीटा, और भैया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट θ2 है और लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा क्या है, θ1 है। देखिए पहले उच्च सीमा रखते हैं फिर निम्न सीमा रखते हैं। इसको यदि आगे हल करें तो कितना हो जाएगा, देखिए dw आपके पास का w हो गया था, तो w इक्वल आपका जो था माइनस कॉस, पहले अपर लिमिट रखते हैं मतलब θ2, फिर बीच में माइनस होता है, फिर निम्न सीमा यानी माइनस कॉस θ1 ब्रैकेट के अंदर। इतना क्लियर, इतना तो बन जाना चाहिए आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब w इक्वल कितना हो जाएगा, देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो कॉस θ1 कर दें,
और ये माइनस कॉस थीटा 2 कर दें। इतना क्लियर हो गया। अब हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि अपन क्या मानकर चलेंगे, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। तो हम मानक स्थिति मान लेते हैं कितना प्यारे भाइयों, 90 डिग्री। यानी हम यदि आपसे कह दें कि मानक स्थिति, अतः मानक स्थिति, क्या मानक स्थिति कितना मान लें, मानक स्थिति θ1 बराबर π/2 से, वर्तमान कितना मान लें, 0 डिग्री भी मान सकते हो, थीटा भी मान सकते हो, तो मान के चलते हैं वर्तमान स्थिति कितना, θ2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो θ1 की जगह रखना है π/2 और θ2 की जगह रखना है कितना प्यारे भाइयों, कितना रखना है आपको, θ2 की जगह थीटा रखना है। तो W इक्वल कितना आ जाएगा, W इक्वल आ जाएगा cos θ1 यानी cos θ1 की जगह π/2। और प्यारे भाई यहाँ पर हो गया आपका, और एक चीज़ और यहाँ पर कुछ छूट रहा है, PE छूट रहा है, हर जगह PE छूट रहा है, जिसे आप लोग नोट डाउन करते चलो, ठीक है। PE छूट रहा है, यहाँ पे PE कर देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। यदि आपसे पूछूं कि cos π/2 का मान कितना होता है, तो cos π/2 का मान कितना होता है प्यारे भाइयों, cos π/2 का मान होता है 0। तो W बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, PE cos थीटा, ठीक है। यही आपका आ चुका है प्यारे भाइयों स्थितिज ऊर्जा। यदि हम स्थितिज ऊर्जा के लिए बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी प्यारे भाइयों स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर हो जाएगा, U हो जाएगा कितना, माइनस PE cos थीटा, ठीक है। यही आपका आ चुका है करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम जब घुमा रहे हैं तो उसमें जो संचित ऊर्जा है वो माइनस PE cos थीटा के बराबर होता है। अब इसकी स्थिति आप निकाल सकते हैं। स्थिति कैसे निकालेंगे, यानी कंडीशन निकाल सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट निकालते हैं, कंडीशन यानी स्थिति फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन का मतलब होता है कि कोण में यदि बदलाव कर दें, पहला है नंबर, यदि हम थीटा बराबर कितना कर दें प्यारे भाइयों, 0 डिग्री हो, तो इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं, 2 तक दिए थे, हो तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, U बराबर आप निकालो कितना हो जाएगा, माइनस PE cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, यानी माइनस PE, और ऋणात्मक है तो ये मान क्या हो गया, न्यूनतम आ गया। न्यूनतम क्यों, क्योंकि निगेटिव है भैया, यदि धनात्मक होता है तो अधिकतम होता। ये केस 1 हो गया, यानी कंडीशन फर्स्ट हो गया। कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया प्यारे भाइयों, और सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री कर दें तो भैया U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर माइनस PE cos 90 डिग्री। अच्छा, cos 90 का मान होता है 0, तो कुल मिलाकर आ गया आपके पास 0, ठीक है। ये हो गया, ये आपका केस सेकंड यानी कंडीशन सेकंड था। यदि हम थर्ड की बात करें प्यारे भाइयों, तीसरा स्थिति ले लें कि यदि थीटा बराबर कितना कर दे, 180 डिग्री, तो U बराबर कितना आएगा, U बराबर माइनस PE cos 180। अच्छा, cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE इंटू -1, यानी PE आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इस स्थिति में जो मान है वो धनात्मक होने के कारण क्या होगा प्यारे भाइयों, अधिकतम होगा, है ना, अधिकतम होगा। कहने का मतलब यानी कोण का मान जब प्यारे भाइयों थीटा का मान 0 डिग्री है तो न्यूनतम होता है ना, क्या स्थितिज ऊर्जा, और यदि 90 डिग्री है तो वहाँ पर शून्य होता है, मतलब वहाँ पर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं लग रही है, और यदि 180 डिग्री है तो फिर अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों स्थितिज ऊर्जा की गणना हो चुकी है। आशा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।